नॉन फंजिबल टोकन 2021 की पहली तिमाही में बहुत प्रगति कर रहे थे। मैं ऐसे बात कर रहा हूं क्योंकि सचमुच उससे पहले किसी को एनएफटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और अब इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। मैं बिक्री में 26 गुना ज्यादा की बात कर रहा हूं, जो कि क्वार्टर 1 2020 में सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर ही थी। और इसके साथ में मैं बिपिल और क्रिस्टीज द्वारा 69 मिलियन डॉलर वाली एनएफटी की बिक्री के बारे में भी बात कर रहा हूँ। यद्यपि इस सारे पागलपन में आम लोग चारों ओर देख रहे हैं और बबल चिल्ला रहे हैं, जबकि निर्माता और कलाकार दावा कर रहे हैं कि ये मुद्रीकरण का अगला रूप है। तो ये क्या है? लेकिन इससे पहले थोड़ा रुकते हैं और ध्यान से सोचते हैं। इससे पहले कि हम एनएफटी और भविष्य की तकनीक के बारे में जाने, उससे पहले हम मूल बातों को समझते हैं। एनएफटी का मतलब नॉन फंजिबल टोकन, जिसका मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तकनीकी रूप से अस्पष्ट है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फंजिबल का मतलब जो रिप्लेस कर सकते हैं या ऐसे ही वस्तु से इसे रिप्लेस कर सकें। तो मूल रूप से कुछ ऐसा जिसे दोहराया और बदला जा सकता है, बिटकॉइन जैसा ही कुछ। और एनएफटी का मतलब पूरा उल्टा, इसके लिए इसका इतना मूल्य है। वैसे तो एनएफटी 2013-14 में बनाए गए थे, जब लोगों को एहसास हुआ कि वे ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन के अलावा संपत्ति का व्यापार करना चाहते हैं। और फिर ये इथेरियम पर होने लग गया, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तकनीक की वजह से। जब क्रिप्टो पंक्स और बाद में क्रिप्टो किटीज 2017 के अंत में आए तो एनएफटी प्रसिद्ध हो गई और मीडिया का ध्यान आकर्षित हो गया। क्रिप्टो किटीज इतनी लोकप्रिय थी क्योंकि वह सुंदर थीं और लोग उन्हें खरीदने के बाद बेचकर खूब पैसे बना रहे थे। लेकिन बाद में ये कुछ सालों तक कम बिकने लगी और फिर जनवरी 2021 से ये वापस प्रसिद्ध हो गए। और मुझे लगता है कि कुछ इन कारणों की वजह से ये सब हुआ। पहला, बिटकॉइन का 3 गुना बढ़ना 2017 के बाद। एक निवेशक हमेशा फायदे का पीछा करता है और एक महामारी से प्रेरित कम उपज वाले वातावरण में कई लोग क्रिप्टो की तरफ चले गए और इसकी वजह से क्रिप्टो से संबंधित निवेशों पर भी फर्क पड़ा, जैसे एनएफटी। दूसरा, डिजिटल दुनिया का एक और मुद्रीकरण। एनएफटी कलाकारों को अपने काम को नए तरीके से मुद्रीकृत करने की अनुमति देता है, जिससे वे पैसे कमाने वाले बिचौलियों को खत्म कर सकें और अपने समर्थकों और प्रशंसकों के साथ सीधे संबंध बनाने में सक्षम हो सकें। तीसरा, कमाई का एक और जरिया। संगीत की दुनिया में एक नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि कमाने के समय कितने बिचौलिया होते हैं और जहां दिक्कतें होती हैं वह नवाचार के लिए जगह भी होती है। यद्यपि एनएफटी इन बिचौलियों को खत्म कर देता है और कलाकारों को अपने समर्थकों और प्रशंसकों के साथ सीधे संबंध बनाने में सक्षम भी कर देता है। चौथा, डिजिटल बाजार का बढ़ना, वो भी महामारी के समय। एनएफटी ने डिजिटल कमी की समस्या को दूर कर दिया है, जिससे पहली बार अपने कार्यों का सही मूल्य निर्धारण और सुरक्षित रूप से ऑनलाइन वितरण करने में सक्षम हो गए हैं। इसके साथ एनएफटी की सभी आलोचनाओं को भी मैं जरूरी मानता हूँ। मेरा मतलब कि एक लाल पिक्सल को कभी भी $1 मिलियन से अधिक नहीं बेचना चाहिए और ना कि जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट $3 मिलियन में बिकना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों को गलत धारणा है कि एनएफटी असलियत में है क्या। वह डिजिटल रसीद हैं जो किसी चीज की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं, चाहे वह ट्वीट हो, वीडियो हो, कला हो, कुछ भी हो। वे अपने आप में कंटेंट नहीं है, वह गुची स्टोर की रसीद है, वास्तविक जूते नहीं है। इसलिए जब लोग कला के मूल्य पर अटकलें लगाते हैं तो उन्हें ये जानना होगा कि वह ब्लॉकचेन पर कला नहीं खरीद रहे हैं, वह एक रसीद के साथ कला खरीद रहे हैं जो एक ब्लॉकचेन पर उपलब्ध है। इससे पहले कि हम ब्लॉकचेन पर कंटेंट को वास्तविक रूप से संग्रहित कर सकें, अधिक नवाचार की आवश्यकता होगी।